हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिजिक्स के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको अवतल दर्पण में बनने वाले सारे प्रतिबिंब के बारे में बता रहा था और बहुत सारे चीज़ उसमें मैंने आपको बताया था। लगता है कि कंडीशन नंबर 5 तक जब वस्तु जो है फोकस पे रहता है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। अब फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तब उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ तक लगता है कि मैंने आपको बता दिया था। आइए हम लोग जो है आगे की कहानी को देखते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम लोग समझते हैं। मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण के कंडीशन नंबर 6 तक मैंने बता दिया था कि जैसे ही हम वस्तु को F तथा P के बीच में रखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे सब लोग, F तथा P के बीच में जैसे ही हम वस्तु को रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। और जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु से बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तब बड़ा के लिए हम एक फिजिक्स में टर्म लगाते हैं आवर्धित प्रतिबिंब, मतलब कि वह प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। कुछ सवाल यहाँ से बताने वाले थे हम। क्या एक सवाल मैंने आपको लिखाया था, याद होगा, कि हजामती दर्पण के रूप में हम लोग प्रायः जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आइए हम सवाल से ही शुरुआत करते हैं। एक सवाल आप लिखिएगा। क्या है सवाल? हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? इस सवाल लगता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और इसका जवाब मैं नहीं दे पाया था। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बात बताया था कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं उस शहर में प्रायः शहरों में जाइएगा तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्या यह मेरा अवतल दर्पण है, इसमें जैसे ही यहाँ पर चेयर को लगा दिया जाता है, ये आपको कुर्सी है, ये कुर्सी को यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर आदमी बैठ गया। कुर्सी को कहाँ लगाया? कुर्सी जब भी लगता है तो यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर इसका क्या है? पोल है। मतलब कि जिस सैलून में अवतल दर्पण को लगाएगा उसमें जो चेयर रहता है, कुर्सी रहता है, उस कुर्सी को F तथा P के बीच में रख देगा। ऐसा करने से क्या होगा? जैसे ही वस्तु को F तथा P के बीच में रखते हैं उसका प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा, ऐसे चेयर पर। छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, देखने में किसी प्रकार की परेशानी होगी नहीं। अब बताइए, मान लिया जाए इसको दाढ़ी बना रहा है इसको, तो यहाँ देखेगा कि यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। यह दाढ़ी यदि छोटा सा छूट जाएगा, छोटा सा छूटेगा, इसमें बड़ा दिखाई देगा। इसमें यदि हल्का छूटता है तो प्रतिबिंब उसका बहुत बड़ा बनेगा, तो बड़ा दिखाई देगा। यूं कहे कि इसमें यदि मान लिया जाए ये आपको दाढ़ी बना रहा है तो दाढ़ी को हम कहेंगे यह जो है घास जैसा नजर आएगा। जो उसका छुरा है वो लगेगा कि कुदाली से उसको छील रहा है निमन से, मतलब कि इसका साइज बड़ा हो जाएगा, तब उसको दाढ़ी जो है एक भी बाल छूटने की संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए प्राय हम लोग जो है हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस दर्पण में जैसे ही वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रख दिया जाता है तब उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है। इतना ही नहीं, जो डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर, वह भी प्रायः इस दर्पण का उपयोग करता है। क्यों भाई? इसको जान लीजिए। डॉक्टर का जो है, दांत का जो डॉक्टर है, वो भी अपना चेयर जो रहता है, दांत वाला जो चेयर जिस पर बैठा के लेटा देता है, उसको F तथा P के बीच में रख देता है। और जैसे ही जो है इसे मुंह फाड़िएगा, दांत आपको दिखाई देगा, तो दांत लगेगा कि बड़का वो पत्थर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही F तथा P के बीच में रखिएगा आकार तो बड़ा बनेगा, तो पत्थर दिखाई देगा। इसमें जो छोटे छोटे कीड़े होंगे, लगेगा कि उसमें कोई जो है कुत्ता बिलाई घूम रहा है आराम से, उसको निकालने में बहुत आसानी होगा।
तो दांत के डॉक्टर भी जो है इस दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि जैसे ही जो है एक तथा पी के बीच में वस्तु को रख दिया जाता है तब उसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है। इसलिए दांत के डॉक्टर को जो है दांत के अंदर का कीड़ा को निकालने में, किसी पदार्थ को निकालने में उतना परेशानी नहीं होती है, आसानी से निकाल देता है। ठीक है, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। इस सवाल को पहले लिखिएगा, सवाल को पहले लिखने का प्रयास कीजिएगा कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों। लिखिएगा यहां से नीचे से उत्तर लिखिएगा। हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि 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 जब इस दर्पण में क्योंकि जब इस दर्पण में जब इस दर्पण में वस्तु को जब इस दर्पण में वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है, क्योंकि जब इस दर्पण में वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाता है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाता है, ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तब उस वस्तु का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिससे 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 दाढ़ी बनाने में बाल छूटने की संभावना बहुत कम रहती है। जिससे दाढ़ी बनाने में बाल छूटने की संभावना बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है। ये बात आप समझ गए होंगे। और यही कंडीशन जो है दांत के डॉक्टर के साथ में होता है। तो नीचे भी थोड़ा सा डैश देके ऐसा लिख लीजिए। दांत के डॉक्टर के द्वारा भी दांत के डॉक्टर के द्वारा भी दांत का निरीक्षण करने में दांत के डॉक्टर के द्वारा भी दांत का निरीक्षण करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दांत का निरीक्षण करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? सब कारण को आपने समझे। इसमें जो है वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच में। तब उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बड़ा में देखने में क्या होती है? सहूलियत होती है। आसानी से जो है हर चीज को देख लेता है और उसको इलाज करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये था बाबू आपका क्या? अवतल दर्पण में बनने वाले सभी प्रतिबिंबों का कंडीशन, स्थितियां एवं उनका किरण आरेख और कौन कौन से कंडीशन से कौन कौन से सवाल आते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। इस छठा कंडीशन को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। यहाँ से सवाल हमेशा पूछा करता है कि अवतल दर्पण के सामने वह कौन सा स्थिति है जहां पर वस्तु को रखने पर उसका आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वह एकलौता कंडीशन है जिसका नाम क्या है? बता सकते हैं आप? नाम है फोकस तथा ध्रुव के कहां बीच में। चलिए अब देखिए कुछ नोट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा गौर करके देखिए। अवतल दर्पण की कहानी खत्म हुआ, इसमें कुछ नोट पॉइंट आपको बता रहा हूं। आपसे कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है कि बड़ा बनता है कि बराबर बनता है? अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में छोटा होता है कि बड़ा होता है कि बराबर होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? तीनों होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब
छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है। ठीक है, लिखिएगा नोट नंबर 1 लिख के लिखिएगा। अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में, अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा, कॉमा बड़ा, छोटा कॉमा बड़ा तथा वस्तु के बराबर तीनों बनता है। वस्तु के बराबर तीनों बनता है। एक बात और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। काल्पनिक मात्र एक जगह बनता है, कहां पर? जब वस्तु जो है फोकस तथा ध्रुव के बीच में रहता है तब, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का यही पहचान है कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और दर्पण के कहां होता है? पीछे होता है। इसमें जो है काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। 5 कंडीशन में वास्तविक बनता है और एक जो छठा कंडीशन था फोकस तथा ध्रुव के बीच में, उस कंडीशन में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लिखिएगा। अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, इतना बात आप दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हम लोग एक चार्ट आपको दे रहे हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। इस चार्ट को दिमाग में रखिएगा, सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे बाबू वस्तु की स्थिति, यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, यहां पर लिखेंगे उसका आकार। ठीक है, और वहां पर आप बना लीजिएगा किरण आरेख। सब कॉलम ध्यान से देखिएगा सब लोग, आराम से। जितनी चीज मैंने आपको बताया है सबको यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में हर चीज को बताने जा रहा हूँ, और सब गौर से सब लोग देखिएगा। छह कंडीशन होता है, 6 को मैं कॉलम बनाऊंगा। आप ही अपने कॉपी में आराम से बनाइएगा या घर में एक बड़ा पेपर पर बना के टांग दीजिएगा, ताकि देखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जब भी आप सोतिए उठिए एक नज़र इस पर आपको पड़ जाएगा, उससे आपको आसानी होगी। चलिए, वन कंडीशन, 2 कंडीशन, 3, 4, 5 और क्या है 6 है। इस चार्ट को देखिए मैं क्या भरने वाला हूँ, आप सब जान रहे हैं। सबसे पहले वस्तु, ये आपका वस्तु की स्थिति है। सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पे रखेंगे। उसके बाद कहाँ रखेंगे? कंडीशन याद सब रखो, अनंत तथा कहाँ? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। ये सब चीज में आप जानते हैं, इस चार्ट के माध्यम से मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा दे रहा हूं। उसके बाद कहाँ रखेंगे? तीसरा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। बाबू ध्यान दीजिए बोर्ड पर सब लोग। उसके बाद कहाँ रखेंगे?
वक्रता केंद्र तथा कहाँ बाबू, तथा फोकस के बीच। सब चीज मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद कहाँ रखेंगे, उसके बाद फोकस पर रखेंगे। उसके बाद कहाँ रखेंगे बाबू, फोकस तथा ध्रुव के बीच। ध्रुव के बीच यहाँ पर किरण आलेख तो खैर क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि जगह कम है, उसकी प्रकृति में आपको बता दूंगा। अब किरण आलेख का भी एक कॉलम बना सकते हैं चाहिएगा तो। प्रकृति भी जो है किरण आलेख आप बनाइएगा, सबका किरण आलेख आपको दिखाया गया है। इच्छा कंडीशन है, जैसे ही वस्तु को बाबू बोर्ड पर सब ध्यान से देखिएगा, इस सबको मैं भरने जा रहा हूँ। चार्ट को समझिए। सबसे पहले वस्तु की स्थिति, मतलब कि वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं, इस सबसे आप लोग परिचित हैं। उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये भी आप लोगों ने देखा है। उसका आकार कैसा होगा, ये भी आप लोगों ने देखा है। उसका नेचर कैसा होगा, नेचर मतलब कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, वर्चुअल होगा कि रियल होगा, और उसकी नेचर बताएगा। तो जैसे ही वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आप जानते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। आकार कैसा होता है, छोटा होता है कि बहुत छोटा होता है, उसका आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है। प्रतिबिंब का जो साइज होता है बाबू, वह क्या होता है, बहुत छोटा होता है। प्रकृति कैसा होता है, उसका प्रकृति जो है कैसा होता है, वास्तविक होता है। ये सब चीज आप लोग जान रहे हैं। जैसे ही अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस तथा कहाँ, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। अब इसका आकार कैसा होता है, आकार, इसमें आकार क्या होता है, इसका आकार वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। प्रतिबिंब का नेचर कैसा होता है, नेचर उसका वास्तविक होता है। और जब वास्तविक है तो वास्तविक को तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम जोड़ सकते हैं इसमें कि वास्तविक एवं क्या होता है, उल्टा होता है। अब जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख देते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है भाई, तो वस्तु के बराबर बनता है। प्रकृति कैसा होता है, तो प्रकृति उसका वास्तविक एवं क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। इस सब चीज से भी आप लोग परिचित हैं। अब जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हम वस्तु को रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत तथा कहाँ, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। आकार कैसा होता है, आकार उसका बड़ा होता है। प्रकृति कैसा होता है, तो प्रकृति उसका वास्तविक होता है। और जब वास्तविक है तो उसका यह उल्टा बनेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। अब जब फोकस पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब प्रतिबिंब उसका अनंत पे बनता है। छोटा की बड़ा की बहुत बड़ा, तब उसका प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बनता है। और प्रकृति कैसा होता है, प्रकृति उसका वास्तविक होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो है क्या होता है, उल्टा होता है। जब फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के कहाँ, दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है भाई, छोटा की बड़ा, तब जो है उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर वास्तविक नहीं होता है। क्या होता है, इसका काल्पनिक होता है। जब प्रतिबिंब काल्पनिक है तब सीधा होगा कि उल्टा होगा, तब उसमें जो है क्या होता है, सीधा होता है। इस सब चीज से आप लोग परिचित हैं, इतना बात आप दिमाग में रखिएगा। ये सब चीज मैंने आपको ये डायग्राम की सहायता से भी बताया था। आप चाहिएगा
तो वीडियो को थोड़ा सा पाउज कर दीजिए। आप पाउज करके आराम से इस कंडीशन को उतार दीजिए और दिमाग में रखिएगा कि कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जल्दी उतार दीजिए इसको, वीडियो को पाउज कर दीजिएगा, पाउज करके आराम से उतार दीजिएगा, ठीक है। आइए और अपने चार्ट पे बनाकर स्टडी रूम में इसको आराम से साट दीजिएगा ताकि पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं हो। आइए थोड़ा सा हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे दिमाग में रखेंगे। देखिए ये आपका क्या है, एफ है, ये आपका क्या है, सी है, ये आपका क्या है, आई है। एक टर्म याद रखना है एफसीआई। क्या याद रखना है, एफसीआई। ऐसे भी आप एफसीआई का पूरा नाम कोई पूछेगा तो एफसीआई आप नाम सुने होंगे, घर में आपको राशन कार्ड मिलता होगा, पूरा नाम इसका होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आप एफसीआई का नाम याद रखिएगा, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर मीनिंग इसका बदल जाएगा। यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम नहीं होगा, यहाँ पर एफ का मतलब होगा आपको फोकस, और सी का मतलब होगा आपको सेंटर, और आई का मतलब होगा आपको इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माने क्या होता है, अनंत। यहाँ पर मीनिंग इसका ही है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है एफसीआई का मतलब समझिएगा। जब वस्तु फोकस पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। वस्तु फोकस पर है तब उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। यदि वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ पर वस्तु है तो प्रतिबिंब वहां पर बनेगा, और वहां पर वस्तु है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। मतलब कि दोनों एक दूसरे का विघर्ष है। प्रतिबिंब बनेगा आई पर जब वस्तु रहेगा कहाँ, एफ पर, माने आई पर है तो एफ पर बनेगा, एफ पर है तो आई पर बनेगा। सही बात है। यदि वस्तु को यहां पर रख देते हैं तब उसका प्रतिबिंब बने, एफ तथा सी के बीच में वस्तु को रखिएगा तब उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, सी तथा आई के बीच में। ये भी एक दूसरे का पूरक है। ये भी जो है एक दूसरे का पूरक है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बारीकी से क्या बता रहे हैं। वस्तु यहां तो प्रतिबिंब यहां, वस्तु यहां तो प्रतिबिंब यहां, अब वस्तु यहां तो प्रतिबिंब यहां। यदि आप जो है वस्तु को यहां पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। यदि वस्तु को आप सेंटर पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब जो है यहीं पर बनेगा। यहां से आपको जानते हैं कितने कंडीशन क्लियर हुआ, यहां से आपको 5 कंडीशन क्लियर हो गया। आपको पहला कंडीशन क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ, यदि आई पर रखिएगा तब कहां बनेगा, एफ पर। और दूसरा क्लियर हो गया, यदि आप एफ पर रखिएगा तो कहां बनेगा, आई पर। तीसरा आपको क्लियर हुआ कि यदि आप एफ तथा सी के बीच में रखिएगा तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी तथा आई के बीच में बनेगा। चौथा क्लियर हुआ कि यदि आप सी तथा आई के बीच में रखिएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ तथा सी के बीच में बनेगा। पांचवा क्लियर हुआ, यदि आप सी पर रखिएगा तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पे बनेगा। यहाँ पर यदि आप वस्तु को रखते हैं, ये भी आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं, यह वस्तु है, यह आपका क्या है, यह आपका प्रतिबिंब का स्थिति है। इस बात को गौर कीजिएगा, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। आई पर है तो एफ पर, एफ पर है तो आई पर। एफ और सी के बीच में है तो सी आई के बीच में बनेगा, सी आई के बीच में तो एफ और सी के बीच में बनेगा, सी पर है तो सी पर बनेगा। और एक कंडीशन छठा आप दिमाग में रख लीजिएगा कि यदि जो है, यदि एफ और पी के बीच में है तो हमेशा बनता है कहाँ, दर्पण के
ये दर्पण के पीछे बनेगा। और इसके लिए इसमें क्यों नहीं शामिल है, क्योंकि सब में वास्तविक बनता है, लेकिन इसमें क्या बनता है, इसकी जो है ये आपका काल्पनिक बनता है, लेकिन इस सब जो है ये सब वास्तविक का कंडीशन है। मतलब कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को आप एफसीआई की सहायता से भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। एफ पर वस्तु को रखेंगे बाबू तब बनेगा प्रतिबिंब आई पर, आई पर रखेंगे तो बनेगा एफ पर। यदि यहाँ पर माने एफ और सी के बीच में रखेंगे तो बनेगा सी और वाई के बीच में। वस्तु को सी और वाई के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के बीच में। यदि वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। मतलब कि बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब का आप इस डायग्राम की सहायता से भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके आसानी से उतार ले सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आसानी से उतार लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। यहाँ से भी सवाल पूछा करता है, इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग थोड़ा सा दिमाग में सबको रखिएगा, कहाँ कहाँ करते हैं बाबू। सबसे पहले कहाँ करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, जानते हैं आप लोग। अभिसारी दर्पण के रूप में, मतलब यदि किरणों को यदि हमको एक बिंदु पर भेजना होगा तब उसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। तो अभिसारी दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा और जानते हैं आप लोग कहां पर, सोलर कुकर में हम लोग करते हैं। सोलर कुकर में भी जो है हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और बताइए और कहाँ करते हैं। याद है मैं आपको बहुत सारी चीज बताया हूँ। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। सब भूल गए का, मैंने आपको डिटेल से हर चीज को कारण के साथ बताया था। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, मोटर गाड़ी के कहा, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और कहां पर करते हैं, और कहां पर करते हैं, डॉक्टर के द्वारा नाक कान और गला का इलाज करने में। और इसका उपयोग हम लोग जो है डॉक्टर के द्वारा, आराम से आप लोग दिमाग लगाइएगा, सबका मैं कारण बताया हूं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। डॉक्टर के द्वारा क्या देखने में, नाक देखने में, कान देखने में, गला देखने में, एवं मैं यह भी बताया था कि दांत का निरीक्षण करने में। दांत का क्या करने में, दांत का निरीक्षण करने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक और उपयोग बता दीजिए, अभी मैं आपको तथ्य बताया था, याद है, हजामती दर्पण के रूप में। धन्यवाद, बहुत अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हजामती दर्पण के रूप में। कहा, हजामती दर्पण के रूप में भी जो है हम इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 आपने आराम से देखा। ये सब चीज आप जानते हैं, सिर्फ मैंने खोज के निकाल दिया है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, आप आराम से भी जो है इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीन शूट कर लीजिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग लिखकर कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। अब आइए हम लोग अवतल दर्पण की कथा कहानी को समाप्त करते हैं। इतना बात आप दिमाग में रखिएगा अवतल दर्पण से रिलेटेड। अब हम लोग उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं अब उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों का स्थिति क्या है, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से बढ़कर सब कुछ देखिएगा, स्क्रीन शूट कर लीजिएगा सब लोग वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग हेडिंग देंगे
उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों का किरण आरेख। एकदम गौर से बोल के देखिएगा, हर चीज आपको समझ में आएगा। जितना बारीकी से समझिएगा उतना ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। अब सबसे पहले समस्या है कि वस्तु को हम कहां कहां रख सकते हैं। अवतल दर्पण में तो 6 जगह पर रख सकते हैं, उत्तल दर्पण में कहां कहां रख सकते हैं। देखो बाबू, समझने का प्रयास कीजिएगा। यह मेरा उत्तल दर्पण है। आइए बोर्ड पर सब लोग, झुके नहीं, एकदम कंसंट्रेट रहिए बोर्ड पर। अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, तो कि उत्तल दर्पण है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, नाम देंगे एक्स और एक्स डैश। कहूँ तो कहूँ इसका सेंटर होगा, कहूँ तो कहूँ क्या होगा, एक होगा। वस्तु को पीछे नहीं ना रखिएगा, जब भी रखिएगा तो कहाँ रखिएगा, आगे रखिएगा। ये आपका क्या है, पी है। तो या तो वस्तु को आप अनंत पे रख सकते हैं, या ये बीचवा में कहूँ रखिएगा, या तो बहुत दूर रखिएगा, या तो ये यहाँ और यहाँ के बीच में कहूँ रखिएगा। तो या तो अनंत पे रख सकते हैं, या तो अनंत तथा ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। मतलब कि उत्तल दर्पण में वस्तु को रखने का मात्र मेरे पास में 2 ही पोजीशन है, 2 ही स्थितियां है। एक या तो अनंत पे रख सकते हैं, या एक अनंत तथा ध्रुव के कहां, बीच में रख सकते हैं। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, कहां कहां रख सकते हैं इसके बारे में भी आप दिमाग में रखिएगा। कहां कहां रख सकते हैं, सबसे पहला अनंत पे रख सकते हैं, और दूसरा कहां रख सकते हैं बाबू, दूसरा रख सकते हैं अनंत तथा कहां, अनंत तथा ध्रुव के बीच में आराम से हम रख सकते हैं। मतलब कि इसमें 2 कंडीशन है। नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश देख लीजिएगा, ये हेडिंग बनाइएगा, ये डायग्राम बनाइएगा, और नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। लिखिएगा, हेडिंग बनाने के बाद इसको पूरा डायग्राम को बना लीजिए। वीडियो को पॉज करके आराम से डायग्राम को बनाइएगा। लिखिए नीचे डैश देकर, उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 जगहों पर रखा जा सकता है या रखा जाता है। उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 जगहों पर रखा जाता है, 2 जगहों पर रखा जाता है, 2 जगहों पर रखा जाता है, 2 जगहों पर रखा जाता है। नंबर एक अनंत पर, नंबर एक अनंत पर, और नंबर 2 अनंत तथा ध्रुव के बीच में, अनंत तथा ध्रुव के बीच में, अनंत तथा ध्रुव के बीच में। अब आइए हम लोग बारी बारी से दोनों जगहों पर वस्तु को रखकर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसा उसका प्रतिबिंब बनता है। नंबर 1 लिखिएगा, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। ये आपका कौन दर्पण है बाबू, बोलिए बोलिए सब लोग, कौन दर्पण है ये आपका उत्तल दर्पण है, नाम देंगे इमेज। ई क्या है बाबू, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, नाम देंगे एक्स और एक्स डैश। एकदम कंसंट्रेट रहिए बोर्ड पे सब लोग। दर्पण के मध्य बिंदु को तो ध्रुव कहते हैं ना, कहूं न कहूं इसका क्या होगा, कहूं न कहूं सेंटर होगा, तो कहूं न कहूं क्या होगा, एफ होगा। मान लिया यह वस्तु, यह मेरा अनंत पर एक वस्तु है, इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम सूर्य देते हैं। सूर्य कहाँ स्थित है भाई, अनंत पे रहता है। अनंत से आने वाली सभी किरणें जो है आपस में समांतर होती है। यदि प्रधान अक्ष के समांतर ऐसे आता है तो आने के बाद में वो तो रियली में जो है इन्हें नहीं लावेगा, तब फुसलावे पड़ेगा
भाग जाएगा उधर। और यदि ऐसे आवेगा उधर तो नहीं जाएगा ना, उधर से डॉट से जाएगा, भाग जाएगा इस प्रकार से ऐसे। आप बताइए कि प्रतिबिंब बन रहा है कि बनता हुआ प्रतीत हो रहा है? बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मतलब कि जैसे ही वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, वस्तु को जैसे ही हम अनंत पे रखते हैं बाबू, तो अनंत पे रखने के बाद में उसका काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। दर्पण के आगे की, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे बनने वाले सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है कि उल्टा होता है? सीधा होता है। इसका मतलब कि फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, बिंदु के समान बनता है, बिंदु के समान बनता है फोकस पर बनने के बाद। और इसका साइज जो है इससे बहुत छोटा होता है वस्तु की तुलना में। ये था आपको। अब बताइए, जितने भी समांतर किरण पुंज आवेंगे उस सबको क्या करेगा? सबको जने तने फैला देगा, उसको उन्हें फैला देगा। आओ ऐसे आवेगा, ओकरा उन्हें फैला देगा। मतलब कि जो अवतल दर्पण होते हैं इसका काम क्या है? ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। ऐसे आवेगा तो उन्हें भाग जाएगा, ऐसे आवेगा तो इन्हें भागेगा, ऐसे आवेगा इन्हें भागेगा, ऐसे आवेगा इन्हें भागेगा। मतलब कि अवतल दर्पण का काम है कि आने वाली प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर मिला रहा है कि भिन्न दिशा में फैला दे रहा है, फैला दे रहा है। तो फैलाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपसारी। इसका मतलब कि अवतल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण के रूप में भी जानते हैं, या रूप में भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और अवतल दर्पण रहता है उसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण जो है उसको हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। यह आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जैसे ही वस्तु अनंत पदार्थ है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा। यह काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये आपको हेडिंग बनाइएगा, नीचे ऐसा डैश देके लिखिए। हेडिंग बनाइएगा, नीचे लिखिएगा डैश देकर। या वस्तु अनंत पर स्थित हो, लिखिए नीचे डैश देकर। उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है, उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है, अनंत पर स्थित रहता है, तब उसका काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब, तब उसका काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब, उसका काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है। काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है, फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है, फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है। अब इस डायग्राम को उतार दीजिएगा, इसको नहीं, इसको उतार दीजिएगा। इस डायग्राम को, वीडियो को पॉज करके आराम से उतार दीजिएगा। उतारने के बाद बाबू नीचे से डैश देके लिखिएगा। सब पेंसिल से आप लोग बनाइएगा नोट कॉपी पर। वीडियो को पॉज करके उतार दीजिए और नीचे से लिखिएगा डैश देकर। इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है। इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है, वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। वस्तु की तुलना में क्या होता है? बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है। अब नीचे थोड़ा सा डैश लेके लिखिएगा। उत्तल दर्पण को, नीचे हल्का डैश देके लिखिएगा, नीचे डैश देके बाबू। उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को
अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर, क्योंकि यह दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देती है। भिन्न-भिन्न दिशाओं में फैला देती है। इसको आप लोग उतार दीजिएगा। इसका क्या है? इसका प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स और एक्स डैश। ये आया गया, आया गया, मतलब कि सबको देखिए सब आ रहा है दर्पण पर, लेकिन तीन को उन्हें भेज दिया तो तीन को इन्हें भेज दिया, मतलब कि भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देने का काम करती है। इसलिए इस दर्पण को हम लोग जो है अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। इस फोटो को उतार दीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके आसानी से उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जब इसके अंदर में किरणों को फैलाने का गुण है, तब इसी गुण के कारण इसका उपयोग हम लोग गली में जो लाइट लगता है, ऐसा मुखिया जी वाला देखे होंगे, ये वाला लाइट वाला। अब यहाँ पर इसे लाइट बारेंगे, यहाँ पर बल्ब ऐसे लगा देंगे, आइए रखेंगे कौन दर्पण? अवतल दर्पण। तो किरण यदि यहाँ पर अवतल दर्पण रखा जाएगा तो किरण पुंज केवल समांतर न प्राप्त होगा बाबू, इस प्रकार से खाली सामने ही लौकेगा। लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण यदि रखा जाएगा तब देखिए इन्हें भी फैलाएगा, मतलब कि यह किरणों को जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देगा। अब पूरा गली में जो है एकदम लाइट आएगा। ये आपका खंभा है, ये आपका लाइट है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग स्ट्रीट लाइट के रूप में भी करते हैं। कौन लाइट के रूप में? स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट का मतलब होता है कि गली वाला लाइट के रूप में। ऐसा आप तो देखे होंगे, ऐसा लाइट आपको जो है स्टेशन पर भी मिल जाएगा, या कभी कभी गांव गली में मुखिया जी के द्वारा, विधायक जी के द्वारा भी इस लाइट का जो है लगाया जाता है गांव घर में, ठीक है। नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश देके लिखिएगा, नीचे देखिएगा डैश देखा। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट के रूप में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट के रूप में भी किया जाता है। स्ट्रीट लाइट के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट के रूप में भी किया जाता है क्योंकि यह किरणों को भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देती है। किरणों को भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देती है। भिन्न भिन्न दिशा में क्या करती है? फैला देती है। इतना बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आप समझते हैं स्थिति नंबर 2 को। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत तथा कहाँ बाबू? अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसको ही समझने का प्रयास कीजिएगा सब।
जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखा जाता है उत्तल दर्पण के सामने, तब उसका प्रतिबिंब, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कहां पर उसका प्रतिबिंब बनता है। गौर से शब्द बोर्ड पे देखिए, तब उसका प्रतिबिंब देखिए कहां पर बनेगा। ये में मेरा कोई क्या है, उत्तल दर्पण है। ये क्या है मेरा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स और एक्स डैश। ये क्या है, ये मेरा पोल है। अब देखिए यहां पर यदि हम वस्तु को रख देते हैं अनंत तथा ध्रुव के बीच में, हम वस्तु को रख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा टेढ़ हो जा रहा है, आप स्केल की सहायता से बिल्कुल सोच बनाइएगा बाबू। चलिए नाम देते हैं ये भी। वस्तु जब भी रहता है तो लंबवत खड़ा रहता है। तो सबसे पहले तो कहूं ना कहूं इसका सेंटर होगा, कहूं ना कहूं क्या होगा, एफ होगा। जब प्रधान अक्ष के समांतर आवेगा, मैंने बताया था कि 4 प्रकार के किरण खींच सकते हैं, तो 4 में से कोई 2 गो की सहायता से आप प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो एफ से जाएगा कि जाता हुआ प्रतीत होगा, जाता हुआ प्रतीत होगा, कि वास्तविक में भागेगा इस साइड में ऐसे। एक और कहां से जाएगा, एक और देखिए हम ध्रुव से गुजार देते हैं, तो ऐसे आएगा, इसको बैक में लेके जाएंगे। देखिए परावर्तन के बाद में जहां पर काट रहा है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यह उसका जो है प्रतिबिंब बनेगा, नाम देंगे ए डैश और बी डैश। यह आई है, क्या हो जाएगा आर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जैसे ही अनंत तथा ध्रुव के बीच में हमने रखा तो प्रतिबिंब कहां बना, एफ तथा कहां, ध्रुव के बीच में। दर्पण के पीछे क्या सीधा बना है कि उल्टा बना है, सीधा बना है। बड़ा बना है कि छोटा बना है, तो छोटा बना है। इसका मतलब कि वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। अनंत पर रखे थे तो बहुत छोटा बना था, लेकिन अनंत और ध्रुव के बीच में रखे हैं तो छोटा बना है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तब उसका छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि उत्तल दर्पण में 2 को तो कंडीशन था, और दोनों कंडीशन में जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब का साइज हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, लिखिएगा, इसको हेडिंग बनाइएगा, नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश लिखिए, लिखिएगा डैश देकर, इसको हेडिंग बना लीजिए आप लोग। लिखिएगा, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु को, उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है, अनंत तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है, अनंत तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है, तब उसका काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब, तब उसका काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे फोकस तथा ध्रुव के बीच प्राप्त होता है। दर्पण के पीछे फोकस तथा ध्रुव के बीच प्राप्त होता है, फोकस तथा ध्रुव के बीच प्राप्त होता है। इस फोटो को बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके फोटो को आराम से बना लीजिए, नीचे ऐसा डैश देके लिखिएगा। इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में छोटा होता है। इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। सही बात है। चलिए अब एक बात और, यहां से एक सवाल पूछा करता है,
सवाल को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। पूछता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर को हम लोग जो है पार्श्व दर्पण के रूप में करते हैं क्यों? सवाल को ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल सब एकदम कॉन्सेप्ट पर कसा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर मैं आपको बताता हूं, जिससे आपने ट्रक देखा होगा, बस देखा होगा, मतलब लुकिंग ग्लास जो बगल में जो रहता है पीछे वाले चीज को देखने के लिए, बैक वाला साइड को देखने के लिए जो साइड में रहता है उसे साइड मिरर, साइड माने बगल में, मिरर में क्या होता है दर्पण, मतलब कि चालक के बगल में पीछे वाले वस्तु को देखने के लिए जो मिरर लगा हो रहता है उसी को हम साइड मिरर कहते हैं, जिसे हम पार्श्व दर्पण, पार्श्व माने पीछे वाले वस्तु को देखने के लिए हम जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसे हम लोग पार्श्व दर्पण भी कहते हैं। तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? सबसे बड़ी चीज है। समतल का उपयोग क्यों नहीं करेंगे? अवतल का उपयोग क्यों नहीं करेंगे? उत्तल को ही जो है क्यों उपयोग करते हैं? सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि साइड मिरर के रूप में हम लोग प्रायः उत्तल दर्पण क्यों ही वरीयता देते हैं, मतलब कि श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा क्यों? समतल दर्पण को भी रख सकते हैं, ऐसे भी आपका मोटरसाइकिल वगैरह में उनमें समतल दर्पण आता है, लेकिन जो बस है, ट्रक है, कार वगैरह है उसमें उत्तल दर्पण आता है। क्या फायदा है? ध्यान से समझिएगा। समतल दर्पण समझने का प्रयास कीजिएगा। समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करेंगे? इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग, और एक है अवतल दर्पण का उपयोग। ध्यान से समझने का प्रयास, मैं आपको सबको क्लियर करा दूंगा, तो आप ही बताइए कि कौन बढ़िया होगा। समतल का यदि हम लगाते हैं साइड मिरर के रूप में, तो समतल दर्पण क्या करता है? वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, और उसका आकार कैसा रहता है? उसका आकार बराबर रहता है। हाँ, सीधा तो बनाएगा और आकार जितना बड़का गो ट्रैक्टर रोक रहा है उतना ही बड़का गो प्रतिबिंब भी बनाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या करेगा? ये भी आपको सीधा बनाएगा और प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा कि छोटा बनाएगा? उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है। समतल दर्पण क्या करेगा? यह तो प्रतिबिंब बनाएगा, तो सबसे पहले यह तो सीधा बनाए नहीं क्या करेगा? सीधा बनाएगा कब? जब ध्रुव और फोकस के बीच में आएगा तब। बाकी कंडीशन में यह उल्टा बनाएगा। एक में यदि हम पीछे देख रहे हैं और लगा देंगे अवतल दर्पण, तो पीछे हमको लग रहा है ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर का चकवा लोकेगा ऊपरे और डलवा लोकेगा कहाँ? नीचे, उलट देगा सीधे। इसको तो हम बिल्कुल उपयोग कर ही नहीं सकते हैं भाई। जब दूर दिखाई दे रहा है, मान कि हम ऐसे अवतल दर्पण लगा दिए, साइड में देख रहे हैं तो दूर दिखाई देगा, ठेला को देख रहे हैं तो ठेलवा का तीनों चक्का ऊपरे, बाकी सब नीचे दिखाई देगा। इसका तो प्रयोग हम नहीं करेंगे। हाँ, ये सीधा बनाएगा कब? जब आ जाएगा नजदीक, तब जो है सीधा बनाएगा, बहुत बड़का को बनाएगा। लगता है कि आ रहा है छोटा ट्रैक्टर, तो लगता है कि ट्रेन के बोगी आ रहा है। तो इसका तो उपयोग हम बिल्कुल कर नहीं सकते। अब समस्या यह दोनों में है, यह सीधा बनाएगा बराबर बनाएगा, या सीधा बनाएगा छोटा बनाएगा। अब होता क्या है कि इसका भी उपयोग कर सकते हैं और इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे ही बेहतर है। क्यों भाई? मान लिया जाए हम पीछे देख रहे हैं, समतल दर्पण है, समतल दर्पण का उपयोग यदि हम करेंगे साइड मिरर के रूप में, तो ट्रक पीछे है तो ट्रक दिखाई देगा, लेकिन जितना बड़ा ट्रक है उतना ही बड़ा ट्रक हमारा प्रतिबिंब में भी दिखाई देगा। अगल बगल में यदि कुछ और चीज है तो वह दिखाई नहीं देगा। ये क्या करेगा? ये ट्रक के साइज को क्या कर देगा? छोटा कर देगा। प्रतिबिंब जो बनाएगा सीधा तो बनने का करेगा और उसका साइज क्या कर देगा? छोटा कर देगा। तो छोटा करने से आओ कुछ बगल में यदि दिखाई दे रहा है, आओ है
वो भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि ट्रक के बगल में यदि चक्का तक कोई आदमी भी जा रहा है तो समतल दर्पण नहीं दिखा पाएगा, लेकिन यह जो है छोटा करने से इसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। मैंने कहने का मतलब इतना जगह में जो ट्रकवा खाली जगह छेक ले था, अब ट्रकवा को छोटा में ध्यान दिया, यहाँ पर मोटरसाइकिल वाला भी आ गया, यहाँ पर आपका ठेला भी आ गया, यहाँ पे एक आध और जो है साइकिल वाला भी आ गया। मतलब कि समतल दर्पण में देखेंगे तो खाली एक ही चीज हमको दिखाई देगा, कौन चीज? ट्रक बड़का को जगह छेक लिया। लेकिन उत्तल दर्पण में देखेंगे तो सबको छोटा छोटा करके जो है इसी क्षेत्र में जो है बड़ी मानी वस्तु को दिखा देगा। इसलिए प्रायः इसकी प्रयोग ना करके हम लोग प्रायः इसका उपयोग करते हैं। पहला कारण यह जो है वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा कारण इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। दृष्टि क्षेत्र विस्तृत करने का मतलब ज्यादा क्षेत्र के वस्तु को आसानी से देख सकता है, लेकिन समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है बड़ा नहीं होता है। तो यही दो कारण से हम लोग जो है उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, सवाल लिखिए पहले आप लोग, सवाल लिखिए पहले आप लोग। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? सवाल पे लिखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? लिखिएगा उत्तर, उत्तर लिखिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि 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 इसमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि इसमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। साथ ही साथ इसमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, साथ ही साथ इसका दृष्टि क्षेत्र, देखिए दृष्टि हम बहुत लिख रहे बाबू, इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, माने बड़ा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, विस्तृत होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। ये था आपको अवतल दर्पण के बारे में। आपसे पूछ देगा कि किस दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? समतल दर्पण के, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण? तब बताइएगा उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा, इतना बात आप दिमाग में रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको चार्ट के माध्यम से इसको भी बता देता हूँ। जिस प्रकार से आपने अवतल दर्पण में देखा था, उसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा सा आप लोग चार्ट को देख लीजिए। याद करने में आपको सहूलियत होगी, पढ़ने में, रिवीजन करने में। आइए बोर्ड पे सब लोग, वस्तु की स्थिति, इसमें क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। इसमें क्या है? उसका आकार, उसका क्या? प्रकृति। इसमें मात्र दो ही कंडीशन है। वस्तु को हम दो ही जगह पर रख सकते हैं। इसमें वस्तु को हम जो है मात्र दो ही जगह पर रख सकते हैं। ये आपको पहले ही बताया है। पहला, दूसरा। पहला कहाँ रख सकते हैं बाबू? अनंत पर। दूसरा कहाँ रख सकते हैं? अनंत तथा कहाँ? ध्रुव के, अनंत तथा ध्रुव के बीच में। चलिए, अनंत पर रखेगा तो कहाँ बनता है? फोकस पर। कैसा बनता है?
छोटा की बहुत छोटा, तब बहुत छोटा बनता है। प्रकृति कैसा होता है? प्रकृति काल्पनिक होता है, और जो काल्पनिक होगा वो प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। दूसरा, अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखिएगा तो कहाँ बनेगा? बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है? तो इसमें लिखेंगे कि छोटा बनता है। प्रकृति कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है, और काल्पनिक एवं क्या लिख सकते हैं? सीधा होता है। इतना बात आप दिमाग में रखिएगा। ये दो कंडीशन मैंने आपको डिटेल से बताया था किरण आरेख के साथ में। वीडियो को पॉज करके आराम से बना लीजिएगा। चलिए, आप जब वीडियो को पॉज करके इसको आराम से बना दिए हैं तो कुछ और विशेष बात आपको बताते हैं। इसका उपयोग मैं आपको बताता हूँ। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? किसका उपयोग? तो उत्तल दर्पण का उपयोग। कहाँ कहाँ करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग? याद है आप लोगों को? कहाँ कहाँ करते हैं बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले अपसारी दर्पण के रूप में। सबसे पहले कहाँ? अपसारी दर्पण के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। दूसरा, याद है कहाँ? स्ट्रीट लाइट में इसका हम उपयोग करते हैं। तीसरा, साइड मिरर के रूप में। चौथा, दिमाग में रखिएगा, इसका उपयोग हम लोग सोडियम परावर्तक लैंप में भी करते हैं। सोडियम परावर्तक लैंप में। पांचवा, इसका उपयोग हम लोग जो है दुकान में चोरी के सामान पर नजर कर रखने के लिए। दुकान में चोरी के सामान पर क्या करने के लिए? सामान पर नजर रखने के लिए। नजर रखने के लिए भी किया जाता, क्योंकि इसको लगा दीजिएगा क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है, तो बहुत सारे सामान को या जो है कवर करके रखेगा। आप वहां लगा दीजिए आराम से, जो है विस्तृत क्षेत्र में जो है मैंने प्रतिबिंब छोटा बनाता है। छोटा बनाने के कारण इसका एरिया जो है ज्यादा कवर होता है, इसलिए दुकान में चोरी के सामान पर भी नजर रखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा। 3, 4 और 5, 5 वो उपयोग मैंने आपको दोनों को बता दिया। अपसारी दर्पण के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में, और साइड मिरर के रूप में, सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में। यहाँ पर लैंप जोड़ दीजिए, सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में। चोरी के दुकान में चोरी के सामान पर नजर रखने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा नीचे वाला को, ठीक है? स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए, कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा मैं और कुछ विशेष बात आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा गौर से सब लोग देखिएगा। आपने समतल दर्पण भी पढ़ लिया, आपने उत्तल दर्पण भी पढ़ लिया, और आपने अवतल दर्पण भी पढ़ लिया, और उसमें बनने वाले प्रतिबिंब को भी आपने देख लिया। अब थोड़ा सा, ये नाम है आपका समतल, ये नाम है आपका अवतल, ये नाम है आपका उत्तल। चलिए, इधर देखिएगा। इसमें हम बताएंगे आपको प्रतिबिंब की प्रकृति बताएगा, और यह प्रतिबिंब का क्या बताएगा? आकार बताएगा। इसमें भी देखिएगा, ये आपको प्रतिबिंब की प्रकृति बताएगा, और ये क्या बताएगा? ये आपको आकार बताएगा। ये भी आपको क्या बताएगा? ये आपको प्रतिबिंब की प्रकृति बताएगा, और ये क्या बताएगा? ये आपको आकार बताएगा। एकदम ध्यान से बोर्ड पर देखिए, हर चीज को मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लियर, हर चीज आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, समतल दर्पण का में जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति कैसा होता है? प्रकृति कहने का मतलब कि वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है? याद है कुछ? समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, तो इसका प्रकृति हम कह सकते हैं, इसका प्रकृति हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक एवं क्या कह सकते हैं? काल्पनिक एवं सीधा। अच्छा,
आकार कैसा होता है उस प्रतिबिंब का, आपको पता होना चाहिए कि एकदम बराबर होता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार जो है हमेशा वस्तु के बराबर ही होता है। नंबर 1 है ना बाबू, ये नंबर कौन है 2 है, ये नंबर कौन है 3 है। इसमें थोड़ा समझिएगा प्रकृति कैसा होगा अवतल दर्पण में। इसमें प्रकृति कैसा होगा, इसमें प्रकृति दोनों होगा। इसमें जो है प्रकृति जो है इसमें प्रकृति आपका दोनों होगा बाबू। इसमें प्रकृति आपका वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। आप तो जानते होंगे इसमें जो है इसमें हम कह सकते हैं इसमें हमारा वास्तविक एवं क्या, वास्तविक एवं उल्टा का भी निर्माण होता है और इसमें हमारा काल्पनिक एवं क्या, इसमें काल्पनिक एवं सीधा भी बनता है। अब इसके बारे में पूछा जाए इसका क्या कंडीशन है, आकार कैसा होगा, तो आकार इसमें जो है तीनों आकार का होता है। बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बराबर भी होता है। मतलब कि इसमें प्रतिबिंब का आकार बड़ा भी होता है और प्रतिबिंब का आकार छोटा भी होता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर भी होता है। इतना चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। इसमें क्या होता है प्रकृति, तब प्रकृति इसमें हमेशा जो है काल्पनिक होता है और जो काल्पनिक होगा कैसा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। आकार कैसा होगा, आकार इसमें हमेशा क्या होगा, इसमें हमेशा छोटा होगा। इसमें भी हमेशा लगा दे सकते हैं। इसमें हमेशा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, इसमें हमेशा छोटा होता है। मतलब कि दो को ऐसा दर्पण है जो हमेशा हम कह सकते हैं यह जो है यह हमेशा काल्पनिक बनाता है और यह भी जो है इसको भी कह सकते हैं यह भी हमेशा काल्पनिक बनाता है, लेकिन वह आकार में बराबर बनाता है या आकार में छोटा बनाता है। यह बेचारा सब प्रकार के बनाने का काम करता है। ठीक है, इसको भी आप तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा करता है। ठीक है, ये था आपको अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया कि कैसे जो है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा आवर्धन के बारे में कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सीखने से पहले मैं एक चीज और सिखाऊंगा आपको, जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है साइन स्कीम। साइन स्कीम के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मतलब कि अगला वीडियो में मैं चर्चा करूंगा चिन्ह परिपाटी के बारे में, उसके बाद आपको आवर्धन बताएंगे, उसके बाद फिर आपको दर्पण सूत्र है। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर से जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।